अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक है। अच्छा, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था ट्रेड डिपार्टमेंट का। इसको फर्दर वीडियोस में मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिवली भी डिस्कस करेंगे। छोटा सा इसी से इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ क्रेडिट डिपार्टमेंट। ठीक है। क्रेडिट डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज़ हैं वो, लेकिन उससे पहले क्रेडिट कितनी टाइप्स का होता है उसको ज़रा देखते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट मेन कैटेगरी क्रेडिट की भी दो है, फंड बेस्ड और नॉन फंडेड। फंड बेस का मतलब वो क्रेडिट के जिसमें बैंक का फाइनेंस, बैंक का कैपिटल इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जिसमें बैंक के फंड्स यूटिलाइज कस्टमर करता है, उसको कहते हैं फंडेड। इसी तरह नॉन फंडेड वो होते हैं जिसमें बैंक का इंस्टेंटली फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। फर्क क्या है? जैसे फर्स्ट करें फंडेड की टाइप कौन कौन सी है। मेजर फंडेड फैसिलिटीज की टाइप है रनिंग फाइनेंस, आरएफ जिसको कहते हैं, कुछ बैंकों में इसको सीएफ भी कहते हैं, कैश फाइनेंस। ठीक है। रनिंग फाइनेंस हो गया। इसके बाद टर्म फाइनेंस। ठीक है। टर्म फाइनेंस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको फाइनेंस दिया जाता है। फिर टर्म फाइनेंस में भी आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज? शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है? जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, वो नॉर्मली अप टू 3 मंथ्स होता है। ठीक है। मीडियम टर्म फाइनेंस। ठीक है। मीडियम टर्म फाइनेंस क्या होता है कि अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अप्रोक्सीमेटली कह लें कि 5 इयर्स तक का फाइनेंस। ठीक है। 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर, अप टू 5 मंथ्स का जो फाइनेंस होता है उसे मीडियम टर्म फाइनेंस में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस जैसे कि जिसकी एग्जांपल होती है हाउस लोन है। ठीक है। या सिंडिकेट फाइनेंस है कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है। शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग पीरियड में ये दोनों ही इसको कहते हैं डिमांड सॉरी टर्म फाइनेंस। ठीक है। जो दूसरी इसके ऑपोजिट टॉपिक बताई थी कैश फाइनेंस या रनिंग फाइनेंस। ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है कि टर्म फाइनेंस से अप टू एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है और ये पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स होता है। ठीक है। रनिंग फाइनेंस जिसको वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एक क्रेडिट लाइन अप्रूव हो जाती है कस्टमर की और डेली बेसिस पे वो फंड्स की यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है। और इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों अलाउ होते हैं। मतलब कि जैसे फर्स्ट के कस्टमर को आपने रनिंग फाइनेंस डिस्पर्स कर दिया है तो डेली बेसिस में इसमें इस अकाउंट से वो विड्रॉ भी कर सकता है, इसमें जमा भी करा सकता है। और नॉर्मली क्वार्टर एंड पे जो है इसका मार्कअप कस्टमर पे करता है। ठीक। और इसका रिव्यू जो होता है एनुअल बेसिस पे होता है, यानी हर साल बाद आप उसका क्रेडिट रिव्यू करते हैं। ठीक है। जबकि टर्म फाइनेंस में क्या होता है कि वन टाइम आपको डिसबर्समेंट कर दी जाती है, आपको फंड्स दे दिए जाते हैं और फिर एग्री टर्म्स पे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आपको वो पे ऑफ करना होता है। वो इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, एज एग्रीड। ठीक है। अच्छा, अब जो बिजनेस, ये तो सारी टाइप्स हो गई हैं फंडेड की। फंडेड में क्या होता है कि आपका बैंक के फंड्स इंस्टेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह शॉर्ट टर्म फाइनेंस में कुछ और टाइप्स भी होती हैं, जैसे फर्स्ट में ट्रेड रिलेटेड होती हैं फैसिलिटीज़, जिसमें एक होता है एफ ए टी आर, फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसीट। ठीक है। इसी तरह एक होता है फेम, फाइनेंस अगेंस्ट इम्पोर्टेड मर्चेंटाइज। और बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जनरली बहुत जो टाइप्स हैं फंडेड की शॉर्ट टर्म में वो यही है। ठीक है। इसी तरह मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में जब आप जाते हैं तो उसमें आपका ऑटो लोन, लीजिंग फाइनेंस, कार लीजिंग जिसको कहते हैं, इसी तरह हाउस लोन है या सिंडिकेट फाइनेंस है जो लॉन्ग टर्म के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फंड्स इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ऑब्वियसली जिस दिन आप डिसबर्समेंट इसकी करेंगे कस्टमर की तरफ मार्कअप भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है। रनिंग फाइनेंस के केस में क्या होता है, आप मोस्टली कस्टमर से क्वार्टरली बेसिस पे चार्ज करते हैं। ठीक है। टर्म फाइनेंस में नॉर्मली क्या होता है कि आप मार्कअप प्लस प्रिंसिपल
अमाउंट एज एग्रीड जो टर्म्स डिफाइन हो उसके साथ इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप रिसीव करते रहते हैं, ठीक है। नॉन फंडेड क्या होता है? नॉन फंडेड फाइनेंस वो होता है कि जिसमें इंस्टेंटली तो बैंक के फंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन अप टू सम लेवल या किसी स्टेज पे जाके बैंक के फाइनेंस इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इनको ना कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज इस सेंस में कहते हैं कि एट द इनिशियल लेवल तो ये आपके नॉन फंडेड है फैसिलिटी, ठीक है, लेकिन एक लेवल पे जाके या एक स्टेज पे जाके ये कन्वर्ट हो सकते हैं फंडेड लाइन में। अच्छा, नॉन फंडेड एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ गारंटी एलजीस जिनको कहते हैं, ठीक है। मेन तो ये दो कैटेगरीज हैं। अब ये नॉन फंडेड क्यों होते हैं? इसलिए कि जिस वक्त आप एलसी ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपके फंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हाँ, कस्टमर के बिहाफ पे आपने बैंक टू बैंक गारंटी को इन्वॉल्व किया होता है, यानी कि जैसे अगर एलसी एट साइट है, जिस वक्त एलसी ओपन हुई तो ये आपकी लाइबिलिटी बुक हो गई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मींस कि अभी इसमें आपके फंड्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं लेकिन आपकी लाइबिलिटी है। जिस वक्त डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होंगे एलसी के अगेंस्ट, कस्टमर हैज टू रिटायर इन 5 वर्किंग डेज अगर वो साइट एलसी है, ठीक है। इन केस कस्टमर अगर पेमेंट नहीं करता है तो आप उसको लॉन्च करेंगे जिसको कहते हैं पीएडी, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो लेटर ऑफ क्रेडिट आपने ओपन किया था वो आपकी नॉन फंडेड लिमिट थी, नॉन फंडेड फैसिलिटी थी, लेकिन जैसे ही आपने पीएडी लॉन्च कर दिया, एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट आपने कर दी, तो ये वह आपकी फंडेड लाइन बन गई है, ठीक है। अब आपके फंड्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो ये अब फंडेड फैसिलिटी है, ठीक है। इसी तरह लेटर ऑफ गारंटी है, इंस्टेंटली जब गारंटी इशू की जाती है तो आपके फंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेटर ऑफ गारंटी की डिफरेंट टाइप्स हैं, परफॉर्मेंस बॉन्ड है, बिड बॉन्ड है, और भी टाइप्स हैं जिसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट पे क्या होते हैं, आप गारंटी इशू करते हैं, आपके फंड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन आप गारंटी अपने कस्टमर के बिहाफ पे इशू कर देते हैं। इन केस ड्यू डेट या विद इन द ड्यू डेट ऑफ द गारंटी आपके पास क्लेम आ गया उस गारंटी का, या गारंटी कैश होने के लिए आ गई, ठीक है, और वो जो आपका बेनिफिशियरी है तमाम टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करके आपके पास क्लेम ले आया है, तो आप क्लेम को ऑनर करेंगे आफ्टर अप्रूवल ऑफ लीगल डिवीजन एंड जोनल ऑफिस, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होगा, नॉर्मली तो यही होगा कि जो कस्टमर ने आपके साथ काउंटर गारंटी साइन की हुई है, कस्टमर हैज टू पे द हिज ऑब्लिगेशंस, कस्टमर को वो ऑब्लिगेशंस पे करनी है। सपोज कि अगर कोई परफॉर्मेंस गारंटी इशू हुई थी, ठीक है, परफॉर्मेंस गारंटी आपने इशू कर दी, कस्टमर अपनी परफॉर्म वहाँ नहीं कर पाया, गारंटी क्लेम होने आ गई, तो अब जितनी अमाउंट का क्लेम है वो आपने पे करना है। सपोज 5 मिलियन की गारंटी थी, परफॉर्मेंस बॉन्ड था, उसमें से आपके पास पार्शली या फुली क्लेम आ गया है तो आप उसको ऑनर करेंगे सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द गारंटी, ठीक है। अगर एक आपका कस्टमर पे नहीं करता तो बैंक हैज टू क्रिएट फोर्स नोट, गारंटी इन कैश होगी, बेनिफिशियरी को पेमेंट की जाएगी। इस स्टेज पे आके ये आपकी जो फैसिलिटी है ये भी फंडेड लाइन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लेटर ऑफ गारंटी इनिशियली नॉन फंडेड थी, लेकिन जब आपके पास उसका क्लेम आ गया, आपने क्लेम को ऑनर किया है, तो अब आपके फंड्स इन्वॉल्व हो गए, तो ये अब आपकी फंडेड लिमिट या फंडेड लाइन बन गई है, ठीक है। जब भी बैंक के फंड्स इन्वॉल्व होंगे उसमें मार्कअप ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट या फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ अब इसमें क्या आ जाती है कि फंडेड फैसिलिटी किसको देंगे, नॉन फंडेड किसको देंगे, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। फंडेड फैसिलिटी में रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, अप टू अ सर्टेन लिमिट आप क्लीन फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी एग्जांपल है जैसे पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, कि उसके लिए कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ये रेगुलेशन कौन डिफाइन करता है? स्टेट बैंक डिफाइन करता है। अंडर प्रूडेंशियल रेगुलेशन टाइम टू टाइम इसकी जो लिमिट्स इंस्ट्रक्शंस आती हैं, बैंक्स हैव टू ओबे दीज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट आपको अपने लोन को सिक्योर करना होता है, ठीक है। फंडेड फैसिलिटी को आपको सिक्योर करना है। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए आप सिक्योरिटीज लेते हैं कस्टमर्स से। अब वो सिक्योरिटीज कितनी टाइप की होती हैं उसको थोड़ा सा सिंपल अल्फाज में देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। सिंपल सिक्योरिटीज की टाइप क्या क्या होती हैं? नंबर एक, मेन लियन ओवर कैश कोलेट्रल, ठीक है। लियन ओवर कैश कोलेट्रल का मतलब ये है कि कस्टमर आपको कोई कैश, कन्वर्टेबल टू कैश सिक्योरिटी आपको दे दे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर चाह रहा है कि मैंने बैंक में अपना टर्म डिपॉजिट रखा हुआ है, ठीक है, वो पूरी अमाउंट को ब्रेक नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि मुझे एक बैंक विदाउट ब्रेकिंग माय डील अपना कुछ लिमिट असाइन कर दे कैश की, तो वो कहलाता है कैश कोलेट्रल, ठीक है। एग्जांपल इसकी क्या है? फर्ज करें एक कस्टमर है, उसने 5 मिलियन की अपनी टीडीआर बुक करवाई हुई है, वो आपके पास सिक्योरिटी पड़ी हुई है। मीनवाइल कस्टमर को जरूरत पड़ती है 2 या 3 मिलियन कैश की, ठीक है। वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरी जो 5 मिलियन की टीडीआर आपके पास लियन है, इसको आप 5 मिलियन की जो टीडीआर आपके पास बुक है, इसको आप जो है लियन कर लें और उसके अगेंस्ट लिमिट अलाउ कर दें, तो वो बैंक कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली 90% ऑफ द फेस वैल्यू जो है बैंक फाइनेंस कर देता है, और थोड़ा सा सेपरेट जो उसको प्रॉफिट पे किया जा रहा था उसके ऊपर सेपरेट लेके बैंक उसको 90% तक फाइनेंस दे देता है, ठीक है। इसी तरह जैसे फर्ज करें कुछ कस्टमर्स डीएससीज, एसएससीज यानी कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह होल्ड किए होते हैं, या कुछ और कैश कोलेटरल सिक्योरिटीज होती हैं, उनको भी आप लियन करके उसके अगेंस्ट लिमिट असाइन कर देते हैं, फाइनेंस दे सकते हैं। ये कहलाता है कैश कोलेटरल, ठीक है। कैश मार्जिन भी होता है। कैश मार्जिन सिंपली क्या होता है? जिस तरह इम्पोर्ट के केस में होता है कि एलसी ओपन करते वक्त आप सर्टन अमाउंट जो है उनसे एडवांस कैश मार्जिन की सूरत में रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी कैश सिक्योरिटीज में ही आता है। इसके बाद दूसरी एक टाइप होती है हाइपोथिकेशन। सिंपल अल्फाज में इसको बयान यूँ किया जा सकता है कि हाइपोथिकेशन में सिक्योरिटीज जो होती हैं वो मूवेबल होती हैं, ठीक है। मूवेबल सिक्योरिटीज होती हैं, और इसमें सिक्योरिटीज क्या क्या होती हैं? जस्ट लाइक जिस तरह ऑटो फाइनेंस है, ठीक है। जब ऑटो फाइनेंस दिया जाता है तो हमारा चार्ज जो होता है उस व्हीकल पे होता है जो हमने फाइनेंस की होती है। हाइपोथिकेशन में नॉर्मली क्या होता है कि कस्टडी कस्टमर के पास होती है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज आप अपना रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, थ्रू चार्ज डॉक्यूमेंट्स। मसलन जिस तरह अभी आपको बताया कि हाइपोथिकेशन में ऑटो लोन है, ठीक है। ऑटो लोन में क्या होता है कि गाड़ी की जो फिजिकल पोजीशन है वो आप कस्टमर को दे देते हैं, लेकिन गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पे आप अपना एक्साइज में नियर मार्क करवाते हैं, ठीक है। तो ये भी टाइप ऑफ हाइपोथिकेशन है। इसी तरह जब आप किसी कस्टमर को रनिंग फाइनेंस देते हैं तो प्राइम सिक्योरिटी उसमें होती है हाइपोथिकेशन ओवर स्टॉक, ठीक है। हाइपोथिकेशन ओवर स्टॉक में क्या होता है? स्टॉक की कस्टडी कस्टमर के पास है, लेकिन उसके ऊपर आप अपना चार्ज रजिस्टर करवाते हैं थ्रू लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन एंड अदर चार्ज डॉक्यूमेंट्स, ठीक। अच्छा, हाइपोथिकेशन को फिर बता देता हूँ। हाइपोथिकेशन में सिक्योरिटीज जो ली जाती हैं, जो हाइपोथिकेट की जाती हैं, फिजिकल पोजेशन कस्टमर के पास होता है, ठीक है, और उसके ऊपर आप अपना चार्ज रजिस्टर करवाते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाता है, और एक फिर रिपीट कर दूं कि हाइपोथिकेशन होता है नॉर्मली मूवेबल आइटम्स पे, ठीक। जैसे स्टॉक हो गया, जैसे गाड़ी हो गई। इसके बाद आ जाता है मॉर्गेज। मॉर्गेज आपका जो सिक्योरिटी है, इसमें क्या होता है? मॉर्गेज नॉर्मली जो होती है वो आपकी इमूवेबल आइटम्स पे होती है, जिसमें लैंड की एग्जांपल ले लें, शॉप की एग्जांपल ले लें, प्लॉट की एग्जांपल ले लें, ठीक है। मॉर्गेज में क्या होता है कि आप किसी इंडिविजुअल या कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को मॉर्गेज कर लेते हैं थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ मॉर्गेज डीड। इसकी भी काफ़ी टाइप्स होती हैं जिसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे।
हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज फर्क क्या होते हैं? हाइपोथिकेशन मूवेबल आइटम्स पे होता है और मॉर्गेज फिक्स आइटम्स पे, लैंड या प्रॉपर्टी वगैरह पे, ठीक है। फिजिकल पोजेशन इसमें भी, मॉर्गेज के केस में भी कस्टमर के ही पास होती है। जैसे कि एग्जांपल है, फर्ज करें आपने किसी एबीसी कंपनी को फाइनेंस किया है और वो कोलेटरल के तौर पे अपनी शॉप या अपना बिजनेस प्लेस ऑफर कर रहा है, तो क्या होगा, उस बिजनेस प्लेस को आप मॉर्गेज कर लेंगे, फिजिकली उस पे पोजेशन कस्टमर के पास ही होगी, ऑन द डॉक्यूमेंट्स आपने उस प्रॉपर्टी को बैंक के नाम पे मॉर्गेज कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले था कैश कोलेटरल, जिसमें कस्टमर से कैश लिया जाता है। दूसरा था हाइपोथिकेशन, जिस ओवर जो नॉर्मली मूवेबल एसेट्स पे होता है। तीसरा था मॉर्गेज, जो फिक्स्ड आइटम्स या बिल्डिंग वगैरह पे किया जाता है। ठीक, इसके बाद आ जाता है प्लेज। ठीक है, प्लेज और हाइपोथिकेशन दोनों ही मूवेबल एसेट्स पे किए जाते हैं। फर्क क्या है कि प्लेज में आप कस्टोडियन भी होते हैं उस स्टॉक के या उन एसेट्स के। फॉर एग्जांपल, हाइपोथिकेशन में तो ये था कि कस्टमर की जो शॉप पे या जो उसके वेयर हाउस पे स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पे आपने अपना चार्ज क्रिएट कर लिया। कस्टमर इंडिपेंडेंट है, पोजीशन उसी के पास है, वो उसको यूटिलाइज कर रहा है, टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म जरूर कर रहा है थ्रू स्टॉक रिपोर्ट्स कि मेरे पास इतना स्टॉक है और इतना ये है, ठीक है। प्लेज के केस में क्या होता है कि प्लेज के केस में आप अपना ऊपर मुकदम नॉमिनेट करते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग में ही सारा स्टॉक मूव करता है, ठीक है। प्लेज के केस में पोजेशन आपके पास है, आपके डिलीवरी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन के बगैर माल रिलीज नहीं हो सकता, ठीक है। प्लेज के केस में माल की पोजेशन आपके पास है। अब प्लेज की भी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट के बाद का कस्टमर के अपने ही वेयर हाउस में माल प्लेज हो जाता है, वहाँ पे आप अपना मुकदम नॉमिनेट कर देते हैं, जो कि सारे प्लेज को कस्टडी में लेता है और उसको आपकी इंस्ट्रक्शन पे रिलीज या रिसीव करता रहता है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्टी गोडाउंस भी होते हैं, कस्टम गोडाउंस भी होते हैं, जहाँ पे आप प्लेज को प्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो गुड्स आपने प्लेज करनी है वो वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे कस्टमर माल रिक्वायर कर रहा होता है उतने अमाउंट का वो आपको लोन एडजस्ट करवाता रहता है, नॉर्मली जिसको हम फिम कहते हैं, ठीक है। और आपसे डिलीवरी ऑर्डर लेके माल रिलीज करता रहता है अप टू फाइनल सेटलमेंट। इस केस में, प्लेज के केस में जो भी चार्जेस होंगे, गोडाउन चार्जेस, मुकदम के चार्जेस, वो कस्टमर ने ही बियर करना होते हैं, ठीक है। स्टॉक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के मुकदम की होती है और उसको काउंटर चेक बैंक के जो क्रेडिट